नमस्कार, मैं आनंद ढिवरे। व्यक्ति भेंट इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक नए सब्जेक्ट पर चर्चा करने के लिए श्री श्रीकांत पाटिल सर हैं। तो इस नए सब्जेक्ट का नाम है षड्यंत्र सिद्धांत, कॉन्स्पिरसी थ्योरी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो श्रीकांत पाटिल सर जो षड्यंत्र सिद्धांत के अभ्यासक हैं और लेखक हैं, तो इस नए विषय पर सर आज कुछ प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले मैं सर से यही सवाल करूंगा कि सर, षड्यंत्र सिद्धांत मतलब क्या? तो षड्यंत्र सिद्धांत जो है, ये जो थियरी है, ये बहुत पुरानी है, मतलब ये कुछ नया नहीं है। पर इंडिया में इसका जो अध्ययन है वो बहुत, मतलब हालांकि बहुत नया है। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि षड्यंत्र जो है वो बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो उसका जो अभ्यास है, उसका जो अध्ययन है, वो भी कुछ नया नहीं है, वो भी बहुत पहले से चलता आ रहा है। पर इंडिया में बहुत ये नई चीज़ है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो षड्यंत्र क्या होता है? तो जो सोसाइटी में कुछ ऐसे करंट्स, ऐसे प्रवाह होते हैं कि जो खुद के स्वार्थ के लिए सोसाइटी को, इस व्यवस्था को ऐसे तरह से तोड़ मरोड़ते हैं कि जिसमें उनका खुद का फ़ायदा हो। तो ये जो षड्यंत्र होता है वो हमारे खुली आँखों को ऐसा समझ में नहीं आता, उसको थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है। और बहुत सारे जो ऐसे सिद्धांत होते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का तो भरोसा भी नहीं होता है। तो इसको सिद्धांत बोलते ही इसको मतलब नकारा जाता है कि ऐसा कुछ ऐसे थियरी है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ना कोई एक तथ्य आप बता नहीं सकते। पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। आप अगर इसको कनेक्ट द डॉट्स बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप कोई 200-300 साल पहले का एक कुछ पॉइंट लेके आएंगे, इसको आज के पॉइंट को जोड़ देंगे और कुछ नया कॉन्स्पिरेसी बना देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है। पर दीज आर इंटर रिलेटेड थिंग्स। बट ये लोगों को ये समझ में नहीं आता। लोगों को ऐसा लगता है कि नो, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। बट ऐसा नहीं है। ये बहुत ही रियल है। ये आप माने ना माने, कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है आप जिसको मानते नहीं है, पर वो असल में एग्जिस्ट करती है समाज में। तो वैसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उसके बारे में बात करेंगे। पर मुझे वो डेफिनेशन, उसका कोई ऐसा एक रॉ डेफिनेशन या एक कुछ तय किया हुआ कोई भी व्याख्या नहीं है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो समाज में खुद के स्वार्थ के लिए अपना खुद का व्यवस्था तैयार करने के लिए लोगों का इस्तेमाल करना, लोगों को मैनिपुलेट करना, इसको षड्यंत्र बोलते हैं। जिससे वो एक खुद के स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे हेतु या उद्देश्य तक पहुंच सके जिससे वो लोगों का इस्तेमाल कर सके, इसको हम षड्यंत्र बोलते हैं। ओके। षड्यंत्र ये जो है सर, षड्यंत्र सिद्धांत, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तो ये आपको कब पता चला कि ऐसी कुछ थ्योरी भी एग्जिस्ट करती है? और आप इसकी ओर कैसे आकर्षित हुए और आपने कब से इसका अध्ययन करना शुरू किया? ओके, ये मैं जब बहुत छोटा था तब की बात है। 2001 में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका में, जो न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स थे, इसके ऊपर हमला हुआ था। और वो हमला एक सीधी सादी बात नहीं थी। मतलब मैं छोटा था तब मैं बुक्स में पढ़ता था कि अमेरिका जो है वो एक महाशक्तिशाली देश है और इट्स अ सुपर पावर एंड कोई देश उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें मैं पढ़ता था। और एकदम से 2001 में इतना बड़ा हमला हो गया, ट्विन टावर्स गिर गए। और ऐसे सुना कि वो कोई मुस्लिम कंट्री का, इस्लामिक कंट्री का एक छोटा सा देश का जो आदमी है, उसको वो टेररिस्ट है, वो आतंकवादी, उसका नाम है ओसामा बिन लादेन, उसने हमला करवाया। ये बात जहन में बैठती नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटे देश का आदमी, जिस देश में लोगों को खाने पीने के लिए नहीं है, वो आदमी खुद का प्लेन लेके लोगों को भेज के ट्विन टावर उड़ा देगा और वो अमेरिका के समुद्र की जो सीमा रहती है उसमें घुसेगा और तब तक किसी रडार को कुछ समझ में नहीं आएगा। ये पेंटागन, ये जो अमेरिका की एक लश्करी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अभी तक समझ में नहीं आया कि कोई अपनी सीमा में कोई विमान आ रहा है, कोई प्लेन आ रहा है और हम उसको आने दे रहे हैं। तो ये बहुत सोची समझी साजिश थी, ये बाद में पता चला। बहुत सारे लोगों को तो 2001 में ही बहुत सारे लोगों ने इसको ओपन करने की कोशिश की, पर उनको शांत किया गया, उनको मार डाला गया। तो ये जो मतलब 15 साल तक मैंने ये सोचते रहा कि मेरे पास कुछ ऐसा नॉलेज आना चाहिए। ये घटना का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ था। तो 2015 की 10 सितंबर की बात है, रात को मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था। तो मुझे
एकदम ये चीज़ दिखी। एक आदमी था अमेरिका का जो अमेरिकन नेवी में और अमेरिकन एयरफोर्स में काम कर चुका था, तो उसने इसकी बहुत तहकीकात की थी। उसने आपको मतलब सुन के आश्चर्य होगा कि मिल्टन विलियम कूपर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक होने के 6-7 महीने पहले ही पता था कि वो ऐसा कुछ अटैक होने वाला है। आप उसका बिहोल्ड द पेल हॉर्स नाम का बुक है, वो पढ़ सकते हैं। वो मैंने थोड़ा कुछ पढ़ा था, पर वो बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश में था, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं। तो उसमें उसके बारे में जो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों से सुना कि उसको भी लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोलते थे, उसके नाम के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता था। तो 10 सितंबर 2015 को ऐसा मैं खुद के बारे में बोल सकता हूँ कि उस टाइम मैं अवेकंड हुआ। मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी ऐसी सीधी सादी नहीं है, कुछ अलग इसमें बातें हो रही है जो हमारे समझ के बाहर है, कुछ समझ से परे है, ऐसी कुछ चीज़ें। तो मैं एक वीडियो देख रहा था, तब मुझे समझ में आया कि मिल्टन विलियम कूपर ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें ओपन कर रहे थे जो सुन के मैं दंग रह गया। और मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या सुन रहा हूँ। और उसमें जो कुछ जो चीज़ें मुझे समझ में आई, तो उसका मैंने पता लगाना शुरू किया। कुछ मैंने लोगों का यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया। तो मुझे उस रात में 11 सितंबर जब शुरू हुआ 12 बजे रात को, वहाँ से 4 बजे तक मैं इसी चीज़ों पे देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, ये बहुत ही कुछ अलग ही चीज़ थी। तो तब से मैंने ये षड्यंत्र सिद्धांत के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया। तो अब तक मैं करते आ रहा हूँ और अभी तक मुझे कुछ भी इसमें पछतावा नहीं कि मैंने कुछ गलत सलत पढ़ लिया। और मैं लोगों को भी इसमें जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। तो इतना सब था, ये मेरा अवेकनिंग था और यहाँ से मैंने शुरुआत की। इतना मुझे इतने से बताना था। ओके सर, जिस प्रकार से आपने अमेरिका का उदाहरण दिया, उस प्रकार से कुछ ऐसे उदाहरण आप हमारे देश के बारे में बता सकते हैं कि उसमें आपको कुछ षड्यंत्र नज़र आता है? ओके, एक सबसे बड़ा जो षड्यंत्र है वो 26/11 अटैक का था। ऐसा बोला जाता है कि उसमें एक काम करने वाला 26/11 का जो बहुत बड़ा आदमी था, जिसमें उसको मारा गया, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसको मारने के लिए इतना बड़ा जो अटैक है वो करवाया गया था। तो एक षड्यंत्र का एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र होते हैं। जैसे देश में अभी एक लेटेस्ट अपन उदाहरण ले सकते हैं कि देश में अभी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, उसका नाम है C-19, जो मैं एक बीमारी का नाम लिया अभी। तो ये जो बीमारी है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके बारे में बहुत सारा लोग जो डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, वो अपन को समझा चुके हैं कि ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई महामारी है ही नहीं। फिर भी लोग जो है उसको मानते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसको इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं। ये हमारा एक प्रकार का ब्रेन प्रोग्रामिंग है, माइंड कंट्रोल टेक्निक है कि हमको एक चीज़ बार बार बता के हमको ये समझाया जाता है कि आप जो देख रहे हैं वही सच है। हम कोई किसी वक्त के बाद में उसको सच मानने लग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ बहुत, हम जब छोटे थे तब से होते हैं ये। जैसे हम बुक्स में कुछ चीज़ें पढ़ते आए, तो हम जब छोटे होते हैं तो हमारी जो माइंड होता है वो ब्लैंक स्लेट होता है। उसमें एजुकेशन सिस्टम में कुछ लोग लिखते हैं कि ये बच्चों के ऊपर ये लिख दिए, माइंड पे ये लिख दिया एक बार, कि वो कभी भूलेंगे ही नहीं, उसको नकारेंगे भी नहीं। तो ये जो एजुकेशन है, इसका हमारे ऊपर जो इतना बड़ा असर हुआ है, वो कोई नई चीज़ की कॉन्विक्शन से हम एकदम से बदल नहीं सकते। अगर मैंने आपको अभी बोल दिया कि ये जो आकाश है ये कुछ है ही नहीं, ये किसी डोम, एक जो डोम है उसको डोम बोलते हैं, वो डोम हमारी पृथ्वी को कवर करता है, ऐसा अगर मैंने आपको अभी बताया तो आप मुझे पागल समझेंगे। क्योंकि आपने अभी तक क्या देखा है कि नहीं, इतने बड़े यान जो है वो स्पेसशिप आकाश में जाते हैं लोग। तो फिर अमेरिका ने 1969 में तो चांद पे भी स्पेसशिप उतारा था, तो ये कैसे क्या गया? तो ऐसे मतलब ये चीज़ें बढ़ती जाती है। तो मैं बोल सकता हूँ आपको 1969 में तो चांद पे तो पहला जो नील आर्मस्ट्रांग था उसने पैर रखा ही नहीं था। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो टीवी में देखा था। तो आप ये सोच लो कि 1969 से अब तक इतने साल हो गए, तो 69 के बाद में कोई भी ऐसा देश नहीं, जापान जैसा, चीन जैसा कोई भी बड़ा देश नहीं कि जिन्होंने चांद पे किसी आदमी को भेजा। तो आपने ये दिमाग लगाना चाहिए इसके ऊपर कि 69 में अगर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि 2020 में भी कोई चांद पे नहीं जाएगा प्लेन लेके या स्पेसशिप लेके, तो ये कैसे पॉसिबल? तो अंतरिक्ष यान गया ही नहीं बाद में। तो इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी कुछ साजिश होंगी। तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा कोई 1969 में मिशन हुआ ही नहीं था। उस टाइम पे अमेरिका और रशिया में कोल्ड वॉर चल रहा था।
तो रशिया को चैलेंज देने के लिए अमेरिका को ऐसा कुछ दिखाना पड़ा, दुनिया को दिखाना पड़ा कि वी आर सुपर पावर नॉट रशिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको षड्यंत्र बोलते हैं। तो अपन C-19 के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, ऐसी कुछ चीज़ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। मैं लोगों के बारे में तो बाद में बोलूँगा। मैं पिछले 1.5 साल से विदाउट मास्क घूम रहा हूँ सिटी में। मेरे आजू बाजू में, मेरे कॉलोनी में कभी कोई एम्बुलेंस नहीं आई कि ऐसा कुछ हड़बड़ी मच गई है कि लोगों के घर में ऐसा कोरोना से लोग बीमार है और उससे लोग हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं या एम्बुलेंस उनको लेने के लिए आ रही है। ऐसा मेरे आजू बाजू में कभी नहीं हुआ पिछले 1.5 साल में। मेरी कॉलोनी में इतनी शांति है कि पैंडेमिक के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा लगता था कि मैं सबसे शांत जगह पे रह रहा हूँ। तो जो आजू बाजू में हो रहा है वो आपके भी आजू बाजू में देखो कि सच में ऐसा हो रहा है क्या। और आप टीवी चैनल पे क्या देख रहे हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स है वो क्या दिखाते हैं, वो दिन भर पैंडेमिक के नाम से चिल्लाते रहते कि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी है उसके ऊपर, वो जो सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है। PM टीवी पे आके बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि आज इतने लोगों की डेथ हुई, उतने लोग। दिस इज़ नॉनसेंस। ऐसा सच में हो रहा है क्या, इसके बारे में भी मुझे डाउट है कि इतने सारे डेथ्स, इतने सारे जो C-19 पेशेंट्स है वो सच में पॉजिटिव भी हो रहे हैं कि नहीं, यहाँ से मुझे डाउट है। तो ये डाउट के ऊपर ये जो मैंने बोला, आप मुझे पागल समझ सकते हो, पर इसके ऊपर आप खुद तहकीकात करो, आप खुद इसके ऊपर रिसर्च करो, तब आपको भी समझ में आएगा। सर, ये जो षड्यंत्र सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत केवल एक ही क्षेत्र में लागू होता है या फिर सारे क्षेत्रों में इसका असर होता है और ये एक्चुअल में वहाँ पर होता है? ओके, अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो C-19 है, जैसे हेल्थ सेक्टर को रिलेटेड है, तो इसमें भी षड्यंत्र घुस गया। तो षड्यंत्र घुस गया मतलब वो क्या अभी से नहीं है। एक मैं आपको सबसे पुराना एग्जांपल देता हूँ। सम्राट अशोक के जो टाइम, उसके कार्यकाल में एक 9 अननोन मैन नाम का सीक्रेट सोसाइटी था। तो 9 जो लोग थे उनके वो 9 लोगों को अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया गया था कि आप इसको सिक्योर रखो। तो ऐसा बोला जाता है कि वो तब से अब तक इंडिया में सिक्योर है और वो अच्छे लोगों के हाथ में है। तो ये एक इमेजिनरी कॉन्स्पिरेसी बोली जाती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो होगा नहीं होगा। तो 1,500-2 हज़ार साल के पहले की बात है। सम्राट अशोक जब भारत में राजा थे उस टाइम की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना पुराना जो है, इतिहास में भी कॉन्स्पिरेसी थी। तो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांस दुनिया है, इसमें तो हो ही सकता है। तो जैसा हमने हेल्थ सेक्टर के बारे में बोला, वैसा पॉलिटिक्स में होता है। तो पॉलिटिक्स में अपन बोल सकते हैं कि एक कंट्रोल्ड ऑपोजिशन होता है कि अगर कोई आदमी सत्ता में बैठा है तो उसके अगेंस्ट में कोई आदमी भी रहता है, उसको अपन बोलते हैं कि ही और शी कैन बी एन ऑपोजिशन लीडर। तो वैसे ये दोनों को कंट्रोल करने वाले लोग सेम ही होते हैं। जैसे रॉथशिल्ड नाम का बहुत बड़ा फैमिली है, बैंकर फैमिली, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है वो। तो उनकी जो शुरुआत है वो 18वीं सदी में हुई थी। तो तब से ये पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। तो आपको रॉथशिल्ड के बारे में जानकर हैरानी होगी कि ये जो रॉथशिल्ड है, आपने इनका नाम पहली बार सुना होगा, पर आप अमर्त्य सेन को तो जानते हैं। अमर्त्य सेन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1998 में। 1998 में उनको नोबेल मिला। उसके 9 साल पहले उन्होंने रॉथशिल्ड फैमिली के एक बहुत बड़ी सदस्य है, तो उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उसके वो जो मेंबर है उनसे उन्होंने शादी की थी। आप नेट पे विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने उनसे शादी की। बाद में 9 साल बाद में उनको भारत में पद्मश्री, कुछ पद्मभूषण या कुछ ऐसा तो भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला था इंडिया में। उसको नोबेल भी मिला था। हालांकि वो अच्छे इकोनॉमिस्ट भी है, पर उनको अवार्ड देने के पीछे इतनी बड़ी साजिश क्यों? मतलब ऐसा वो लेफ्टिस्ट थिंकर बोले जाते हैं इंडिया में। और अगर उनका आप देखेंगे तो मैंने लेटेस्ट अभी एक न्यूज़ पढ़ा था, उनमें ऐसा बोला गया था कि अमर्त्य सेन ने उनको जो अवार्ड मिला था उसके तहत उनको एयर इंडिया का ट्रैवलिंग जो है वो उनको फ्री में कर सकते हैं वो मरते दम तक। तो आपको आश्चर्य होगा उनके पास इतना पैसा हो के भी उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट, बैंकर से, इतने बड़े आदमी से शादी करने के बाद में भी, औरत से शादी करने के बाद में भी वो फ्री में विमान में घूम रहे हैं। मतलब ये क्या है? मतलब आप
जिस देश में इतना लॉकडाउन हो रहा है, लोगों को खाने को नहीं है, लोगों की नौकरियां चली गई, और आप देश का जो पैसा है, टाइम है, आप बर्बाद कर रहे हैं, ये क्या है? तो ऐसा मत, ये अभी ये फाइनेंस के बारे में हुआ, वैसे हेल्थ सेक्टर के बारे में, एजुकेशन सेक्टर के बारे में, आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप जो भी कोई साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है, कोई भी आर्ट्स के रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में तो बोलना ही छोड़ दो, वो सब इन्वेंशन के ऊपर टिका हुआ है। तो इन्वेंशन में भी चेंजेस होते रहते हैं। आज जो इन्वेंशन है, आज बोल रहे कि C-19 का जो वैक्सीन है वो अच्छा है, तो आज के लोग लेंगे, हो सकता है 2 साल के बाद में कुछ अलग ही एक एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें बोला जाएगा कि C-19 जो वैक्सीन है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, ऐसा भी बोला जाएगा बाद में। तो चेंजेस होते रहते हैं, तब तक लोग भूल जाते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में इसका कैसा मतलब इम्पैक्ट हुआ है? तो हम जो अब तक पढ़ते आए हैं, जो हम हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स अलग अलग बुक्स में पढ़ते आए, ऐसा बोला जाता है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें भी फेक है, दे आर टोटल लाई, ऐसा बोला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस हिसाब से भी पढ़ना शुरू किया, तो मुझे सच में ऐसा लगा कि हमने जो अब तक पढ़ा है वो सच नहीं है। मतलब हमारा जो इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है, हमारा जो माइंड का प्रोग्रामिंग हुआ है, वो ऐसी कोई व्यवस्था के लिए तैयार किया गया था हमको कि कोई कुछ मतलब ऐसा बोल सकते कि 2% लोगों को फ़ायदा हो हमारे काम करने से। हम काम करेंगे, अगर हम कोई कंपनी में काम करते हैं तो उसका कोई एक ही ओनर होता है, 1000 लोग काम करते हैं उस कंपनी में, उसका जो काम करने का फ़ायदा है वो एक आदमी को होता है। उसी तरह से दुनिया में ऐसी कोई घराने हैं जो बिजनेस घराने, इन्वेस्टमेंट्स बैंकर्स हैं, उनके खुद के बैंक से, हर देश में जो देश में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई है पिछले 70-80 साल में, इंडिया भी आता है उसमें, ऐसे बहुत सारे देशों में जो भी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है, ऐसा बोला जाता है कि उसका ओनर यूरोप में बैठता है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड ऐसे देशों में बैठे हुए लोग हैं, वो उनके देश में बैठ के पूरे दुनिया के जो भी ऐसे सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम वाले देश हैं उनको चलाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, ऐसा बोला जाता है। इसका कोई प्रूफ आपको मिलेगा नहीं, पर आपको खुद का अध्ययन करना पड़ेगा और आपको खुद के लिए वो ट्रूथ जो है वो अपनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो आप किसी को कितना भी बताए तो भी उसको वो अच्छा या सच लगेगा नहीं, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सर, ये जो षड्यंत्र सिद्धांत है, तो आप इसके बहुत बड़े अभ्यासक हैं, आप लेखक हैं, तो आपको ये बातें सब समझ में आती है, आप पढ़ते हो, आप ढूंढते हो, आपको सब समझ में आता है, आप लोगों को भी समझा रहे हो। लेकिन एक आम आदमी ये षड्यंत्र को कैसे पहचाने, कैसे जाने कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? हाँ। क्योंकि वो तो आपकी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो लेखक नहीं है, तो आप उनको कैसे समझाएंगे कि वो किस तरह से जाने कि ये षड्यंत्र क्या है? तो किसी चीज़ का अध्ययन करने के लिए हमको कोई डिग्री या कुछ ऐसा ही एजुकेशन हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कोई मतलब उसकी ज़रूरत नहीं कि ऐसा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोई घटना ने मुझे इस चीज़ों के बारे में अध्ययन करना प्रेरित किया, जैसे मैंने शुरुआत की, वैसा आप भी आपका खुद का एक कुछ सच है वो ढूंढ सकते हैं कि मेरे साथ में ऐसा कब होगा। तो आपको इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है वो टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि टीवी ये सबसे बड़ा वायरस है। मीडिया इज़ अ रियल वायरस, ऐसा बोला जाता है। अगर आप देखेंगे कि इंग्लैंड में अभी हाल ही में जो लंदन में बहुत बड़ा रैली हुआ था, वर्ल्ड रैली फॉर फ्रीडम बोलते हैं उसको, उसका जो रैली था वो BBC के हेडक्वार्टर पे हुआ था। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो दुनिया की एक सबसे बड़ी मीडिया कंपनी मानी जाती है, तो उनके हेडक्वार्टर पे इसका रैली निकला था। लोगों ने, उधर के लोग इतना अवेकंड है, इतना जागरूक है कि इन्होंने BBC के ऊपर हमला बोला, उसको बोला कि आप फेक न्यूज़ दिखा रहे हो। वैसा देखा जाए तो BBC एक 100-150 साल पुरानी, कम से कम 100 साल पुरानी तो भी एक मीडिया सर्विस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे बड़ी बात ये करनी है कि आपको टीवी देखना बंद करना पड़ेगा और आपको सत्य के नीचे क्या हो रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं रहता है कि आप जो ऊपर की बातें देख रहे हैं तो वही सच है, ऐसा मान के चलना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। आपको वो सच जानने के लिए आपको खुद को अध्ययन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको चीज़ों को जो है वो अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आपकी जो माइंड कोई भी चीज़ की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो आपको बदलना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो आप मेरी चीज़ों को भी नकारेंगे और नकारते ही रह जाएंगे और आप इस सिस्टम का बहुत बड़ा विक्टिम बन सकते हैं जो अभी भी है हम सब।
मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे पता है तो इसलिए मेरा विक्टिमाइजेशन बंद हो गया है, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि कितना भी हो गया तो मैं एक सामान्य आदमी हूँ। पर ये सामान्य होने में भी आपको अवेकन होना, तो भी इसमें तो पैसे लगेंगे नहीं। तो अगर कोई कॉन्स्पिरेसी आपके साथ में हो रही है तो आपको उसको जानना पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर, टीवी, मीडिया, इंटरनेट, इसमें जो भी आपको फीड आते रहते हैं, इसको आपने चेक करते रहना चाहिए, सच में ये सच है क्या नहीं है। इसके ऊपर आपको खुद को मतलब आपको इसका ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी ये जो अवेकनिंग की जो प्रोसेस है ये कुछ बहुत बड़ी तादाद तक जा सकती है। नहीं तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा। मेरे जैसे कुछ कम लोग हैं सोसाइटी में जो आपको अवेक करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे बोलूँगा नहीं कि मैं आपको अवेक कर रहा हूँ, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अध्ययन करता हूँ इसके बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे अध्ययन के बारे में लोगों को बता सकूँ। जो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब उनके यूट्यूब चैनल पे मुझे बुलाते, फिर मैं उनका इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे करंट्स हैं कि जो ऐसी चीज़ों को बाहर नहीं आने देते, नहीं आने देना चाहते। ऐसे बहुत सारे सिस्टम में लोग हैं। तो लोगों ने कैसा आवेकन होना चाहिए इसके बारे में मेरे मन में इतना ही ख्याल है कि आपको खुद को अवेकन होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। इसके लिए आपको कोई इंडोक्ट्रिनेट नहीं कर सकता, आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, आपको कोई फैक्ट्स नहीं बता सकता। मैं कितना भी आपको फैक्ट्स बताऊंगा फिर भी आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। सर, अभी एक षड्यंत्र सिद्धांत अभ्यासक के तौर पर आप जो कुछ बातें बता रहे हैं, तो बहुत सारे जो हमारे ऑडियंस है उनको ये समझ में आ रही होगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रही होगी। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको समझ में आ रही है लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते या झूठ मानते हैं कि ये सब झूठ बातें हैं। तो जो आम आदमी हैं, तो आप जैसे बहुत सालों से ये सब पढ़ाई कर रहे हो, इसका अभ्यास कर रहे हो, तो एक अभ्यासक के तौर पर, एक लेखक के तौर पर आप ये चीज़ें उनको कैसे समझाते हो, या समझाना जरूरी भी है, और अगर वो नहीं समझते तो फिर एक अभ्यासक के तौर पर आप क्या करते हो? इट मीन्स आप शांत बैठते हो या और समय कोशिश करते हो, आप क्या करते हो? ओके, ये सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोशिश की है पिछले 1-1.5 साल में कि मैंने ऐसे कुछ करने की कोशिश की कि मैं अलग अलग चीज़ों में से खुद को एक्सप्रेस कर सकूं। जैसे मैंने आर्टिकल्स लिखे, फेसबुक पे मैं एक्टिव रहता हूँ। तो मेरे जो दोस्त लोग हैं, ट्रूथर्स बोलते हैं हम उसको, जो ट्रूथ के पीछे भागते हैं। तो दुनिया का जो सत्य है वो खुद का अपना सत्य होता है। जैसा ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा नाम की फिल्म है, उसमें जो इमरान नाम का कैरेक्टर है जो फरहान अख्तर ने किया हुआ है, उसके पापा जो रहते हैं, जो रियल असल में जो पापा है, वो बोलते हैं कि सच क्या होता है, हर एक का अपना अपना वर्जन होता है सच का। तो मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको सच लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसके लिए आपको खुद को मतलब काम करना पड़ेगा, खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आपको जानना पड़ेगा। पर एक कुछ कोई चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट होता है अपना, हम एग्री होते हैं कि हाँ भाई ये जो चीज़ है, हाँ ये सबको मान्य है, सबको कि ऐसा लगता है कि नहीं सच में ऐसा है। सब लोग ऐसा बोलेंगे कि अभी भारत के जो प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो सबको पता है कि वो ऐसा है, मतलब प्रधानमंत्री है। तो जैसे एक फैक्ट हुई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि उसके ऊपर हम एक दूसरे से सहमत हो सकते हैं। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे षड्यंत्र है, इसके ऊपर मैंने आपको कितना भी बताया, मैंने आर्टिकल लिखा। जैसे एक शब्द सत्य है जो यूट्यूब चैनल पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इनका मैगज़ीन भी है। इन मैगज़ीन में मैंने 2 मेरे आर्टिकल्स पब्लिश किए। पर ये जो आर्टिकल है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया, उन्होंने उसकी आलोचना भी की। उसको बोला कि नहीं ऐसा कुछ चीज़ें नहीं होती है। मैंने उनको तो रेफरेंस दिए आर्टिकल में, हालांकि वो आर्टिकल मराठी में है, उसका मैं अंग्रेज़ी वर्जन जो है वो लाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया था कि वो जो आर्टिकल है उसको आप अंग्रेजी में एक तो वीडियो बनाओ, तो ऐसा कुछ करो। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो मैंने आर्टिकल में से खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लोगों को मैंने समझाया कि ये सब चीज़ें ऐसी हो सकती है। मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ कि मेरे पास उसका प्रूफ है, पर कुछ ऐसे डॉट्स होते हैं कि उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो मैंने वो करने की कोशिश की। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप वो जो इंग्लैंड के पहले जो मेयर थे लंदन के, बोरिस जॉनसन, जो अभी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है ग्रेट ब्रिटेन के, तो उन्होंने डिपॉपुलेशन एजेंडा के बारे में बोला था। तो मैंने उसके बारे में वो डॉट में लेकर आया और मैं C-19 के जो पैंडेमिक का जो डिपॉपुलेशन एजेंडा है उसको कनेक्ट करने की कोशिश की। लोगों ने उसको नकार दिया, लोगों ने ऐसा बोला कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों का काम क्या है कि हम लोगों के सामने तथ्य रखना चाहते हैं, पर इसके ऊपर उनको क्या मानना है नहीं मानना है वो उनके मन में रहेगा।
उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नेचर है इसने भगवान ने नहीं, मैं भगवान तो मानता ही नहीं हूँ, पर जो भी ये नेचर है जिन्होंने इंसान को बनाया, तो इसने आदमी को, इंसान को खुद का भेजा दिया है, ब्रेन दिया है, उसके तरह से वो सोच सकता है। तो हम क्यों दूसरे के हिसाब से सोचें, हम क्यों हमारा जो बुद्धि है हम क्यों नहीं लगाते दूसरे के, जो इंडोक्ट्रिनेशन हो रिलीजन के बारे में हो सकता है, बुक्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में हो सकता है, आपको ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ऐसा ओशो भी कहते हैं, आचार्य रजनीश, उन्होंने भी कहा है कि आपको अगर अच्छी ज़िंदगी बितानी है तो आपको पुराना सब नॉलेज जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप नए सिरे से ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकते। ओके, तो आज इस नए सब्जेक्ट पर हमने बात की, षड्यंत्र सिद्धांत, और हमें इस सिद्धांत के बारे में श्रीकांत सर ने बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्टीकरण दिया, अलग अलग उदाहरण दिए। तो जो हमारे ऑडियंस है, ऑडियंस को अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो श्रीकांत पाटिल नाम से उनका फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जा सकते हो या उनसे थेट कांटेक्ट भी कर सकते हो, ताकि आपको उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले और आपके मन में जो भी कुछ डाउट्स है आप उनको पूछ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, आपने समय देने के लिए, और हमारे सारे ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद।